हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम 7 जुलाई 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, इसका जो है सीडीपी वाला पोर्शन आज हम यहाँ पे डिकोड करेंगे, एनालिसिस करेंगे, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है। आप पेपर देना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चंस को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी मैं पेपर अपलोड कर रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ाई के दौरान बातें बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ, वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी तैयारी करने का जो एक कॉन्फिडेंस होगा वो डेवलप हो जाएगा और अच्छे तरीके से आपको नॉलेज हो जाएगी कि कहाँ से क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं, ठीक है। तो हू बहू पेपर है, बिल्कुल सेम टू सेम, जैसा कुछ भी बदला नहीं गया है। तो आइए एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं और इस चीज़ को देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है इन क्वेश्चन में, क्या चीज़ें को ध्यान रखना है, इस चीज़ को देखते हैं। एक बात और, सबसे सिंपल पेपर आया था और इसी प्रकार से क्वेश्चंस पेपर बनते हैं। थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है, कभी कभी कुछ बच्चों के लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। तो आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आप चीज़ों में क्वेश्चंस को अच्छे से पकड़ पाएंगे और क्वेश्चंस को तुरंत आंसर लगा पाएंगे, क्योंकि सीटेट का एग्जाम में सिर्फ एक कीवर्ड से भी आप आंसर को लॉक कर सकते हैं, आंसर को सही लगा सकते हैं। मतलब बाकी ऑप्शंस भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आज का जो वीडियो का टारगेट है वो है 10 लाइक्स का। आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देगा, हम डेलीज आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लेके आते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपको मिले तो आपको उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने इससे पहले जो है जीन प्याजे से संबंध में जो है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। मतलब आपने वो टॉपिक जीन प्याजे देख लिया तो इसके बाद आपको कभी भी जीन प्याजे से कोई संबंध में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। एक एक क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे से बखूबी समझाया, इसलिए वो टॉपिक जरूर देखिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारी प्लेलिस्ट में भी जा करके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आया था जो जुलाई में 2024 के सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था सीडीपी में, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये टर्म, ये नाम याद रखना। तो हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा निहितार्थ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कम से कम नहीं तो 8-9 बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। मैं फिर से कह रहा हूं, 8 से 9 बार रिपीट हो चुका है। और बस केवल आपको क्या याद रखना है, हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो याद रखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत। अगर हिंदी में बोले तो बहुबुद्धि सिद्धांत कहते हैं। जैसा कि नाम बहुबुद्धि सिद्धांत, तो मतलब बहुबुद्धि का मतलब है मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसका मतलब होता है कि बुद्धि कोई एक यूनिट नहीं। इन्होंने कहा कि बुद्धि कोई एक यूनिट नहीं है। याद रखिएगा, कोई एक यूनिट नहीं है, ये कई तरह की हो सकती है। अलग अलग बुद्धियां हो सकती हैं, एक व्यक्ति में अलग अलग बुद्धियां हो सकती हैं, या अलग अलग लोगों में अलग अलग बुद्धियां हो सकती हैं, और ये बुद्धियां एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। और इन्होंने जो है बुद्धियों की अवधारणा में कितनी प्रकार की, 8 से 9 प्रकार की बुद्धियों को डिफाइन किया था। अब वो 8-9 प्रकार की बुद्धि क्या है वो आगे जानते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो मैंने परिभाषा बताई मल्टीपल इंटेलिजेंस, उसमें कोई एक बुद्धि नहीं है, उसमें कई बुद्धियां हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो यहां पे केवल एक आयाम है, तो ये भी गलत हो जाता है। प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है, दुनिया के समान लोग समझते हैं और संसाधित करते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे जो अलग अलग आयामों में, मतलब अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार की योग्यताएं होती हैं, ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल लॉक है गया। अब 8 प्रकार की बुद्धियों में क्या क्या बताया, तो देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनके म्यूजिक अच्छा होता है, तो कुछ संगीत में अच्छे होते हैं, कुछ मैथ्स में अच्छे होते हैं, मैथमेटिकल गणना में अच्छे होते हैं, कुछ जो है राइटिंग में अच्छे होते हैं, जिसे कहते हैं लिंग्वल, जो है जैसे कि भाषा में अच्छे होते हैं। कुछ लोग जो है लैंग्वेज में अच्छे होते हैं, भाषा में उनकी पकड़ कितनी अच्छी होती है। राइटर्स हो गए, जो कहानीकार होते हैं, जो शेर व शायरी करते हैं, तो ये चीज़ हो गई। कुछ जो है आर्किटेक्ट होते हैं, जो खाली स्थान को ड्राइंग से भर देते हैं, है ना। कुछ ड्राइंग में आर्टिस्ट होते हैं, तो आर्ट को समझ लीजिए, आर्टिस्ट में हर प्रकार के हो गए, है ना। कुछ लोग इस तरीके के जो लोग होते हैं, ये होती है मल्टीपल इंटेलिजेंस। इनमें हर प्रकार में, अब देखिए, म्यूजिक वाला भाषा में एक दूसरे से को मतलब एक म्यूजिक वाला बंदा अगर जो है राइटर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकता, और एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता, एक दूसरे से स्वतंत्र है, ठीक है। तो इस चीज को समझ गए। तो यहां से क्वेश्चन आपको एक मिलेगा, इसलिए इस चीज को याद रखिएगा। और जितना बात बताया बस इतना ही याद रखना है, और कुछ बस भूल जाओ। एक कॉपी पेन उठाओ और लिख लो। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था। इसके अंतर्गत इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि को डिफाइन किया था, और 8 प्रकार में से कुछ ये प्रकार हैं, और अलग अलग आयामों में लोगों के अलग अलग योग्यताएं हो सकती हैं। इस चीज को लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते समय अति जो है कहता है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। बस यहां पे ध्यान रखना कि ये बंदा गणित में जो है कमजोर है और उसको गणित समझ में नहीं आ रही है। देखिए यहां पे बोल रहा है कि समझ नहीं है मुझे, तो इस प्रदर्शन का क्या कारण, मतलब हम किस पे जो है ठहरा सकते हैं, तो किस गलती को जो है किस तरीके से। तो आपने कई बार ये विकार सुने होंगे, प्रॉब्लम्स जिसे कहते हैं डिसलेक्सिया, है ना, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, है ना, तो ये जो अफेजिया, तो ये जो विकार होते हैं इसी से संबंध में यहां से एक क्वेश्चन आपको फिर से मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, गणित में उसको समझ नहीं आ रही, उसकी समझ नहीं है शब्दों को, तो वो उसकी कोशिश में कमी है, योग्यता का अभाव है, किस्मत है और कार्य कठिनाई है। तो देखिए कोशिश तो वो कर रही तब भी वो समझ नहीं आ रही, इसीलिए तो वो कह रही कि कोशिश में कमी है। तो कोशिश में यहाँ कमी नहीं दिखा रही, उसको हमें किसका जो ठहराना है कि किसका जो है कारण का, तो यहाँ उसके अंदर योग्यता का अभाव देखा जा रहा है। मतलब उस चीज़ को उसको समझ नहीं है कि या तो इसकी समझ किस लिए नहीं हो सकती, या तो उसकी एज कम है। देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस को समझना है, एज कम हो सकती है। अब भाई मान लो 4 साल के बच्चे को मैथ के बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व देंगे तो वो कैसे समझेगा, तो उसकी एज कम हो सकती है। दूसरा उसको हो सकती है डिसकैलकुलिया, याद रखिएगा डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया। ऐसा क्या होता है, बच्चा जो होता है डिसकैलकुलिया में बच्चे को गणना संबंधी दोष होता है, विकार होता है। तो इसको क्या होता है कि जैसे आप गणना देंगे 2+2, 2+8, 2×5, 2×8, तो इस तरीके से जो गणनाएं होंगी ना वो समझ नहीं पाता है, उसको बड़ा दिक्कत होती है। तो इस चीज को जो है डिसकैलकुलिया है, तो उसके अंदर ये योग्यता का अभाव है। याद रखिएगा यहाँ पे योग्यता का, इसको किस्मत नहीं देंगे, कार्य कठिनाई नहीं देंगे। बहुत सारे बच्चों ने जो है जब एग्जाम दिया था तो कोशिश की कमी को जो है इन्होंने डिफाइन किया था। मैंने उस वक्त भी कहा था कि कोशिश की कमी नहीं है, ये है योग्यता का अभाव। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक सीखने के लिए एक प्रभाव स्मृति तकनीक नहीं है। तो यहां सीखने के लिए एक जो है अच्छी तकनीक नहीं मानी जा रही है। तो देखिए, तो ये कौन सी तकनीक है, संकल्पना चित्रण, विस्तृत दोहराव और रटने और दोहराव और स्मृति सहायक विधियां। तो देखिए संकल्पना चित्रण मतलब जो वीडियोग्राफी, चित्रों के माध्यम से सीखना, तो ये एक जो है बाल केंद्रित शिक्षा में जो है बहुत अच्छी मानी जाती है। विस्तृत दोहराव, बार बार जो है रिवाइज करते रहना चाहिए। आप जो भी पढ़ाई करते हो उसको रिवीजन करिए, है ना, तो वो भी एक सीखने के लिए एक अच्छी तकनीक मानी जाती है। पढ़ाई में हम लोग बिना रिवीजन के कैसे पास हो जाएंगे, एग्जाम से पहले कितना रिवीजन करते हैं। रटने और दोहराव की जो है ये इसे कभी भी एक जो है शिक्षण की अच्छी तकनीक नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर रटने की जो समस्या है वो नहीं होनी चाहिए। सीखने में ये प्रभावी तकनीक नहीं, क्योंकि आपने रटा है, समझा नहीं है चीज़ों को, तो आप चीज़ें हो सकता है भूल जाएंगे। क्वेश्चन करने के समय आपको शायद वो याद भी ना रहे, तो इसलिए ये सीखने के लिए एक प्रभावी तकनीक नहीं मानी जाती। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दोहराव व बारंबारता किए जाने वाले व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है। मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन कराया है, ऑटिज्म इसे कहते हैं। बच्चा जो है बार बार जो है किसी शब्द को दोहराता है, बार बार उस शब्द को रिपीट मारता है, उसके आगे ही नहीं बढ़ रहा है बार बार। तो ये व्यवहार किस चीज को कहते हैं, तो ये होता है ऑटिज्म। ये एक प्रॉब्लम है ऑटिज्म की, है ना, ऑटिज्म की। तो ऑटिज्म वाला बच्चा जो होता है ये चीज़ों को बार बार रिपीट करता है ना, बार बार रिपीट करता है। तो ये देखिए यहाँ पे पहचान है, ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार की, या मस्तिष्क पक्षाघात की, मतलब उसके दिमाग में चोट लगी है मस्तिष्क में, या स्वालीन क्रम विकार की, जिसे कहते हैं स्वालीन क्रम को कहते हैं रिपीट, बार बार उसका रिपीटेशन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। अच्छा एक बात और, हिंदी में जब आप पढ़ते हैं क्वेश्चन, कोई भी हो, हिंदी मीडियम का भी बच्चा है, तो मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप अगर सीटेट में पास होना चाहते हैं तो एक बार जब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा या अभी भी करते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जब आप शब्द पढ़ें तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ज़रूर देखिएगा, इंग्लिश वर्ड में ज़रूर देखिएगा उसको क्या है, और चीज़ें आपको तुरंत जो है समझ में आ जाएंगी। जैसे स्वालीन क्रम विकार, देखिए कितना बड़ा नाम है, और इसका सिंपल सा वर्ड कहें तो रिपीटेशन जो है बार बार बच्चा करता है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। और स्वालीन क्रम विकार को ही हम ऑटिज्म कहते हैं। ऑटिज्म जो है स्वालीन क्रम विकार को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस सेम टू सेम आता है। अब ऑटिज्म में जो है क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो ऑटिज्म में बच्चे को क्या क्या समस्या होती है, तो देखिए वो रोड क्रॉस नहीं करता, रंगों की समस्या होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है रिकॉल नहीं कर पाता, याद नहीं कर पाता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता, 4 लोगों के बीच में बैठेगा नहीं, है ना, 4 लोगों से बात नहीं करेगा, ये सभी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है,
अभिकथन ए दिया हुआ है, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, दो शब्दों का वाक्य बोलने लगते हैं, जैसे मामा, पापा, चाचा, नाना, मामा, बब्बा, ऐसे, है ना। तो कुछ अन्य बच्चे जो हैं वो 20 महीने के हो गए हैं और तब भी वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। मतलब 2-2 साल का बच्चा हो रहा है और वो बोल नहीं पा रहा है ये दो शब्दों वाले वाक्य। ऐसा क्या हो सकता है ना। अब इसका कारण क्या है, तो विकासात्मक प्रतिमान जो है केवल सांकेतिक होते हैं, व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। तो ये आंसर यहाँ पे दिया गया है, इसका कारण है। तो देखिए ये बात सही है कि बच्चा जो है बड़बड़ाने लगता है, दो शब्दों वाले वाक्य बोलने लगता है, और कुछ बच्चे जो है बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे लेट समझते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे सही हैं, और इसका कारण हो सकता है क्योंकि ये सांकेतिक रूप से होता है, और हर बच्चे का जो है, व्यक्तिगत बच्चों का जो है मतलब जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, भिन्न होता है। कुछ बच्चे जल्दी बोलते हैं, कुछ बच्चे देर में बोलते हैं, कुछ बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है, कुछ बच्चों की शारीरिक ग्रोथ अच्छी होती है, कुछ मानसिक ग्रोथ अच्छी होती है, कुछ कम्युनिकेशन स्किल में बहुत तेजी से डेवलप करते हैं, कुछ लेट करते हैं। इस तरीके से भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है सही है और एक दूसरे को डिफाइन भी कर रहे हैं, इसी कारण जो है ये हो रहा है। ठीक है, तो यहां चीज समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे जो है अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको जो है लेव वाइगोस्की का टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। इससे संबंध में जो है कल आपको लेव वाइगोस्की से संबंधित सारे प्रश्न मिल जाएंगे जितने आज तक जीवन में सीटेट में पूछे गए हैं, और नए मॉडल पेपर आधारित भी क्वेश्चन जो नए आधारित होंगे, जो आने वाले भविष्य में अभी तक कहीं पूछे नहीं गए, हो सकता है पूछ ले आगे। ठीक है, तो ये सब मिलेगा यहाँ पे। और लेव वाइगोस्की से आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेगा, इसलिए इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। अब इन्होंने अपने व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं बच्चों के बारे में, तो अगर मेरा वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने आपको जो है 3 प्रकार की, लेव वाइगोस्की के अनुसार 3 प्रकार की स्पीच को डिफाइन किया था। उन्होंने बच्चे की 3 प्रकार की स्पीच का यूज करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से सीखने के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए। ठीक है, तो हमें सबको पता है कि वाइगोस्की ने जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। ये नाम तो आपको बिल्कुल रट लेना है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के माध्यम से ही बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। एक बच्चा समाज में रह करके, 4 लोगों के बीच में बैठ करके, उठ करके, उनके आचरणों को, उनके बातों को फॉलो करके ही सीखता है। उसी से उसका जो है ग्रोथ होती है, उसकी बौद्धिक विकास होता है। सांस्कृतिक जो है पहलुओं में, सांस्कृतिक क्रियाकलापों में जो है भाग लेता है, उसी से उसका जो है मानसिक और जो है शारीरिक और भावनात्मक सभी जो है ग्रोथ होती है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। 3 प्रकार की स्पीच को डिफाइन किया था कि इसकी जो लैंग्वेज होती है उसको डेवलप करने में 3 प्रकार की स्पीच काम आती है। तो 3 प्रकार की स्पीच है, सोशल स्पीच, एक प्राइवेट स्पीच है, और एक इनर स्पीच है। ध्यान रखिएगा, इनर स्पीच। सोशल स्पीच में बच्चा जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हुए संज्ञानात्मक विकास सीखता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हुए भाषा, मतलब मैंने कुछ बोला, बच्चे ने मुझसे कुछ बोला, इस तरीके से होता है। और प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, एक बच्चा क्या होता है, कोई खिलौने खेल रहा है और वो बड़बड़ कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग मेरी बातें नहीं सुन रहे हो और मैं जो है एक दीवार के सामने खड़ा होकर के मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो एक तरीके से इसे समझ लीजिए मैं बड़बड़ा रहा हूँ, है ना। तो ये बड़बड़ाता है, बच्चा अपने आप में खेलता है खिलौने कि मैं ऐसा गुड्डा, मैं ना तुम्हारे सुई लगा दूंगा, इस तरीके से बातें करता है। अब इनर स्पीच में क्या होता है, इनर स्पीच में जो है बच्चा प्राइवेट स्पीच ही इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि प्राइवेट स्पीच में बच्चा बोल रहा होता है, अपने से ही बोल रहा होता है, अपने आप से बात कर रहा होता है, किसी से नहीं बात करता है। लेकिन अब इनर स्पीच में वही बच्चा मन ही मन में बातें कर रहा होता है, मन ही मन में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए आत्मसात के प्रयोग द्वारा जो है बच्चे अपने व्यवहार को नियमित करने का, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इसे कहते हैं आत्मवाक के प्रयोग द्वारा, इसे कहते हैं इनर स्पीच बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, अब देखिए यहां पे वाइगोस्की का फिर से एक क्वेश्चन आ गया। मैंने आपसे कहा कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछेंगे, तो यहां पे दूसरा क्वेश्चन है। तो छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित जो है दृष्टिकोण है। तो देखते हैं, यहां पे ऑप्शंस देखते हैं। तो जो लेव वाइगोस्की में मैंने आपको बताया, बस उस पॉइंट को याद रखिएगा, उसी से आंसर देखेंगे। छात्रों को कोई सहायता नहीं देना, तो भाई लेव वाइगोस्की ने तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, और उन्होंने पहले ही कहा है कि जो है समाज में रह करके बच्चा सीखेगा। तो यहाँ सहायता ना देना, तो ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी, इससे बच्चा कैसे सीखेगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स तो गलत हो जाता है। छात्रों को ऐसा काम देना जो व्यक्तिगत रूप से प्रतिबंधित हो और पूरा कर सके, तो ये भी नहीं हो सकता।
छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह के असंबंधित है। मान लीजिए मैं बच्चे को होमवर्क दूं और वो काम ही ना समझ पाए, उस चीज़ को करना क्या है, ऐसा होमवर्क देके मुझे उस बच्चे का क्या फ़ायदा होगा या मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, तो ये भी नहीं है। हमें तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास करना है। तो इसका यही तरीका है कि छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम करने देना चाहिए। मतलब सोशलिस्ट जो है, सोशल के तौर पर जो है हमें काम एक दूसरे से मदद करनी चाहिए, बच्चे की मदद करनी चाहिए, इंटरेक्शन करने चाहिए, ये सभी चीज़ें करनी चाहिए। यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो जाएंगी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन है कि विविध जो है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों को, अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन आ गया लेव वाइगोस्की का। 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, और मैंने कुछ चेंज नहीं किया, लगातार 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूं। तो विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। कारण है कि कक्षा में समता केवल जो है मानकीकृत पाठ्य चर्चा व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। तो यहां पे देखिए एक विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली क्लासरूम है, जहां सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मतलब जहां पे विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू हो और एक बच्चा मुसलमान हो, और एक बच्चा जो है ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, एक बच्चा पारसी हो, है ना, तो और आदिवासी भी ले लीजिए, इस तरीके के बच्चे। सांस्कृतिक के साथ साथ जो है मतलब विभिन्न पृष्ठभूमि की बात करें तो, और अमीर और गरीब की, इनकी भी तो संस्कृतियाँ बड़ी डिफरेंट होती हैं, इनका कल्चर अलग हो जाता है। आजकल देखा जाए तो अमीर और गरीबों का कल्चर भी तो अलग हो गया, तो इसको भी जो है उसमें शामिल कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके की क्लासरूम है तो इन जो पूरा करने के लिए, इनकी पूरी ज़रूरतों के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे सही है, और यहाँ पे जो कारण इसका दिया है ये कारण यहाँ पे गलत है। तो इसलिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सामाजिक रचना विधियों के अनुसार अधिगम को प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहां पे सामाजिक रचना विधियों की बात हो रही है, तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है, थोड़ा सा बोलने में मुझे भी दिक्कत हो गई। तो सामाजिक जो रचना विधि के अनुसार अधिगम को प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अब यहां पे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो केवल अवलोकन के माध्यम से होता है, या अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, या अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है, और अधिगम केवल कक्षा और औपचारिक शैक्षिक जो है विन्यास में होता है। तो यहाँ पे जो सही है वो है अधिगम एक अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, निष्क्रिय नहीं है, ये अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो अवलोकन के अलावा भी बहुत सारे माध्यम, तो केवल जहां पे आ जाए वो तो पॉइंट यहां पे वैसे ही गलत हो जाता है। ठीक है, व्यक्तिवादी प्रक्रिया नहीं है, सामाजिक रूप से भी सीखता है, व्यक्तिगत रूप से नहीं सीखता, सामाजिक रूप से भी सीखता है, व्यक्तिगत भी सीखता है, अपने सेल्फ मोटिवेट करके भी सीखता है, बहुत सारी तरीकों से, बहुत सारी चीज़ों से भी बच्चा सीखता है। यहाँ अधिगम केवल कक्षा में होता है। केवल कक्षा में क्या होता है, बाहर भी होता है, रोड में होता है, घर में होता है। हर व्यक्ति कहाँ से सीखता है, हर जगह सीखता है। कुछ भी चीज़ देख लिया, उससे उसने कुछ ज्ञान अर्जित कर लिया, तो वो हर जगह से सीखता है। ये हो गया आंसर यहाँ पे बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं, वो बच्चे जो पढ़ने लिखने में अच्छे हो, जिनका आईक्यू जो है सामान्य बच्चों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा हो। तो सामान्य बच्चों का आईक्यू होता है 90 से 110, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चे का जो आईक्यू होता है वो 110 से अधिक होता है, 115, 120, 125, 130 यहाँ तक हो सकता है। और पढ़ने में अच्छे होते हैं, है ना, अभिसारी चिंतन वाले होते हैं, अपसारी चिंतन वाले होते हैं, अभिसारी नहीं, अपसारी चिंतन वाले होते हैं, है ना। अपने किसी भी प्रॉब्लम्स आप उनको दोगे उसके कई सॉल्यूशंस देते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन देते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनकी खूबियाँ होती हैं। अब देखिए हमें कौन सा कथन सही ढूंढना है, तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बार बार एक चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन वहीं से आते हैं, बस आपको समझना है कि क्या क्वेश्चन का मतलब है। प्रतिभाशाली बच्चे में जो मैंने अभी बोल दिया उतना आपने नोट कर लिया, आपने समझ लिया। देखिए, प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरीके से समायोजित होते हैं, या फिर जो हमें सही देखना है तो प्रतिभाशाली हमेशा जो है खुश रहते हैं, लोकप्रिय रहते हैं अच्छी तरीके से, या प्रतिभाशाली छात्र जो है अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत जो है उन्नत गति से सीखते हैं। मतलब
प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं अन्य बच्चों की तुलना में, मतलब सामान्य बच्चों की तुलना में थोड़ा अधिक गति से सीख जाते हैं। उनको कुछ आपने समझाया वो तुरंत समझ जाते हैं कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया, टॉपिक समझ गया, मैं पेपर सॉल्व कर लूँगा, मैं कर लूँगा इस तरीके से। तो ये उनके अंदर गुण होता है। तो कुछ और पॉइंट देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता होती है, ये सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो भी जो है कभी कभी उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी नहीं जानते। जब तक उनको पढ़ाओगे नहीं कैसे, उनको तो प्रतिभाशाली बच्चे तो उनको होते हैं, और उनको जो है टीचर एक अच्छा अगर गाइड करे तो वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये अक्षमता के जोखिम से मुक्त नहीं होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रतिभाशाली जो है बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि प्रतिभा जो IQ, हमने आप अक्सर देखा है कि बड़े होकर के हम लोग कहते नहीं है यार ये तो पढ़ने में बहुत अच्छा था, फिर आज ये है इसको क्या हो गया जो आज ये सब काम कर रहा है ना, मुझे तो लगता था ये नौकरी। और कभी कभी हम लोग कहते हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं वो कितना अच्छा कर जाते हैं। तो यही चीज़ होती है। तो ज़रूरी नहीं कि वो शैक्षणिक जीवन में कुछ कर सके, या सामाजिक रूप से उनकी बहुत बड़ी पहचान हो, या ना, या भावनात्मक रूप से बहुत बढ़िया हो सकता है प्रतिभाशाली बच्चा मतलब भावनात्मक रूप से बहुत एग्रेसिव हो, मारकूट वाला, चोर उचक्का टाइप भी हो सकता है आने वाले जीवन। तो यहाँ पे जो आंसर है वो तुलनात्मक रूप से उपेक्षाकृत वो अच्छे होते हैं और तेज गति से सीखते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि IQ उनका अच्छा होता है तो वो सीखने में भी अच्छे होंगे। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखिए। शिक्षार्थी जो है अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब, अब देखिए बच्चा जो है एक क्लासरूम में पढ़ाई जा रही है, अधिगम प्रक्रिया में मतलब एक क्लासरूम में जब पढ़ाया जा रहा है तो वो क्लासरूम में व्यस्त रहते हैं और सक्रिय रूप से उस क्लासरूम में जो है इन्वॉल्व रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, ध्यान लगा के, फोकस लगा के। तब ऐसा क्या कारण हो सकता है कि वो ऐसा महसूस कर रहे हैं? तो ये सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, या उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जा रहा होगा। तो जहां नकारा जाएगा वहां कैसे हो सकता है? सामाजिक उपेक्षा हो रही है वहां कैसे हो सकता है? गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित हो। तो आंसर है ऑप्शन सी। किसी भी स्कूल में, किसी भी क्लासरूम में, कोई घर हो, कहीं पे भी हो, जब बच्चों के इर्द गिर्द काम हो रहा होता है, चाहे वो खाना हो, पढ़ाई हो, खेलना कूदना हो, कुछ लर्निंग कैपेबिलिटी कुछ भी हो, बच्चों के मुताबिक हो, बच्चों के इंटरेस्ट का हो, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से वो इन्वॉल्व होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको सीखते हैं। ये उनकी खूबी होती है। तो वो जो गतिविधियां होती है उनके संदर्भ से रिलेटेड होती है, तो बहुत अच्छी तरीके से सक्रिय रूप से और व्यस्त रूप से उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, बार बार दोहराव और रटने पर होता है तो उसमें बच्चे जो है उबाऊ महसूस करते हैं। याद रखिएगा, उबाऊ महसूस करेंगे, ना कि व्यस्त और सक्रिय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? मेरा पिछला वीडियो पियाजे का ही है, और उस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कराया, और ये क्वेश्चन कोई इस बार का ही नहीं है। ये कम से कम अगर आप पेपर देखेंगे, सीटेट के सारे पेपर देखेंगे, तो 7-8 बार ये क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा। तो 7-8 बार पूछा गया सीटेट में, या उससे ज्यादा बार पूछा गया है। तो पियाजे का कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पियाजे के 4 अवस्थाएं हैं संज्ञानात्मक विकास के डेवलपमेंट में, और चारों अवस्थाओं को मैंने कल क्वेश्चंस के रूप में कराया है, और बेस्ट क्वेश्चंस हैं। वो आपको वीडियो जरूर से जरूर देखना है अगर आप सीटेट का एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है पियाजे की 4 अवस्थाओं में से दूसरी, सेकंड जो है स्टेज है, और सेकंड स्टेज जो है वो होती है प्रतीकात्मक खेल और जीववाद पर आधारित। ऑप्शन यहां पे बी है। जो पहली होती है वो उसमें बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व के गुण आते हैं। जो दूसरी होती है उसमें बच्चे के अंदर प्रतीकात्मक सोच आने लगती है, मतलब इशारों और प्रतीकों के माध्यम से वो अपनी बात कहने लगता है। कई बार आपने ये एज जो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये 2 से 7 वर्ष तक की एज तक जाता है। और इस एज में क्या होता है, बच्चा, आपने अक्सर देखा होगा कि मतलब अपना नकली फ़ोन लिए रहते हैं, खिलौने वाला, और उसको उसमें डायल करेंगे और बोलेंगे पापा जल्दी आ जाना, मम्मी ने आज मुझे मारा है, या पापा मुझे आइसक्रीम लेके आना, या पापा मुझे ये लेके आना। चाचा, नाना, दादा, दादी, जिसको भी वो करता है फ़ोन, वो इस तरीके से बात करता है। तो प्रतीकात्मक सोच वाले होते हैं। इस जो है स्टेज में बच्चा अहम केंद्रित होता है, दूसरों के दृष्टिकोण से उसको कोई लेना देना नहीं होता है, वो सिर्फ अपनी चलाना जानता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड स्टेज होती है और इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर चारों चीज़ें देखनी है, जाननी है, समझनी है, तो पियाजे वाला प्रीवियस जो वीडियो है वो देख लीजिए, और हमारा थ्योरी जो है पियाजे के संबंध में जो वीडियो है उसको देख लीजिए। पियाजे के संबंध में कभी कोई क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ठीक है, तो सीटेट में जिस तरीके से बाइगोस्की के 3 क्वेश्चन मिले हैं, हो सकता है कि पियाजे के भी 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभिकथन है कि शिक्षकों को, टीचर को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए निर्देश देने के बजाय। बार बार बच्चों को जो है ऐसा नहीं, बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है, तो ये निर्देश नहीं देना है हमको। और हमें सबसे ज़्यादा कि बच्चे जो भी हमने टॉपिक पढ़ा उस पर पूछो, डराना नहीं है, हमें बच्चों को पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो ये प्रश्न पूछने के लिए यहाँ पे प्रोत्साहित करना है, मतलब बच्चे को हमें मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है ना। तो इसे कैसे, तो यहाँ पे इसका कारण क्या हो सकता है, तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को जो है सुनिश्चित करना चाहिए। तो बिल्कुल दोनों भी यहाँ पे सही हैं, यहाँ पे दोनों सही हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, क्योंकि तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो सकता है, आंसर है ऑप्शन सी, आंसर है ऑप्शन सी, 13वें का आंसर है सी, ठीक है, 13वें का आंसर है यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंज की दुविधा को पेश किए जाने पर, हिंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में जो है। तो यहाँ पे हिंज की दुविधा वाला जो है, ये सिद्धांत क्या है, ये नैतिक विकास का सिद्धांत है, कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत है। एक हिंज नाम का व्यक्ति होता है, हिंज नाम का व्यक्ति होता है, उसकी वाइफ जो है बीमार होती है, इसको हिंज दुविधा कहा गया है, क्योंकि हिंज नाम का व्यक्ति होता है, उसकी वाइफ बीमार होती है और उसको डॉक्टर एक दवा लिखता है, मेडिकल स्टोर में जाता है, तो वो दवा मांगता है, तो वो इतनी कॉस्टली होती है कि दवा वो खरीद नहीं सकता। तो वो क्या करता है कि दवा खरीद नहीं सकता, तो वो मतलब मेडिकल स्टोर वाले से हेल्प मांगता है कि भाई ये दवा दे दो, मैं बाद में आपको धीरे धीरे करके पैसे दे दूंगा। लेकिन वो उसकी नैतिकता के रूप में कोई भी मदद नहीं करता, कोई भी नहीं करता। तो वो जो है दवा के लिए, अपनी बीवी की जान बचाने के लिए वो अंत में दवा को चुरा लेता है ना। तो वो इसमें पूछा जाता है आमतौर पे कि नैतिकता की कौन सी परिभाषा में जो है ये फिट बैठता है। तो कोलबर्ग ने जो है 3 लेवल दिए थे, 3 लेवल के अंदर जो है हर लेवल में 2-2 जो है मतलब उसके जो है कुछ जो है फैक्ट्स बताए थे, 2-2। तो 3 लेवल हैं, ध्यान रखिएगा, 3 लेवल है, हर लेवल के 2-2 स्टेजेस हैं, हर लेवल के 2-2 स्टेजेस हैं। यही है नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, इसी को डिफाइन किया गया। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि देखिए अरुणिमा तर्क देती है कि कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया है और इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है। मतलब ऐसी परिस्थितियों के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है कि मतलब आपके दवा के आपको पैसा देना है तो पैसा देना है, तो वास्तव में दवा लेना सही नहीं है। लेकिन ये उचित है कि क्या किया जा सकता है। तो ये जो है कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस स्टेज में है। तो 14वें का जो आंसर है ये नैतिकता का विरोधाभास है, व्यक्तिगत अधिकार है और लोकतांत्रिकता पर जो है कार्य करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिकता पूरी तरीके से एक व्यक्ति के या की डैश डैश का निर्धारण करती है। आनुवांशिकता का मतलब होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो मिलते हैं गुण, उसी को कहते हैं आनुवांशिकता। माता पिता से मिलने वाले जो गुण होते हैं वो उसके बच्चों में जो ट्रांसफर होते हैं उसी को कहते हैं आनुवांशिकता, वंशानुक्रम, हेरिडिटी, इन तीनों को एक ही नाम से कहते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति में क्या क्या निर्धारण करती है, सेक्स और जेंडर का इससे कोई लेना देना नहीं। शैक्षणिक सफलता का निर्धारण करती है। अगर माता पिता पढ़ने में अच्छे हैं, शारीरिक रूप से बलवान है, पढ़ने में भी अच्छे हैं, इंटेलेक्चुअल कार्य करते हैं, तो जेनेटिक जो है उसके बच्चों में भी ऐसी आएगी। तो ये ऐसे बच्चों को अगर सही वातावरण दिया जाए, ध्यान रखिएगा आनुवांशिकता अकेले कुछ नहीं कर सकता व्यक्ति के डेवलपमेंट में। तो जब अगर बच्चे का डेवलपमेंट करना है तो हेरिडिटी का तो होना, इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। किसी बच्चे के डेवलपमेंट में हेरिडिटी तो इंपॉर्टेंट है, आनुवांशिकता इंपॉर्टेंट है शैक्षणिक सफलता के लिए, लेकिन उसके साथ साथ इन्वायरमेंट, आसपास का वातावरण भी इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे माता पिता उसके आईएएस हों और वो पढ़ाई में बच्चे पर ध्यान ना दें, है ना, तो जेनेटिक कितना भी अच्छा इन्वायरमेंट उसको अगर चोर उचक्कों के बीच में बैठता होगा या पढ़ाई में ध्यान दिन भर गेम खेलता होगा, उसको पैसे का घमंड होगा, माँ बाप के जा बेटा पैसा ले जा खेल जाके। तो आपने देखा होगा अक्सर बड़े बड़े जो है परिवार के बच्चे कितने लफंगे और बेकार किस्म के होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा गाड़ियाँ ले लेके घूमते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, दारू शराब ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ें इसका उदाहरण है कि इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा इन्वायरमेंट, उस तरीके का इन्वायरमेंट जो आप देना चाहते हैं। अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है
आईएएस बनाना है तो उस तरीके का एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। अगर बच्चे को खेल में अच्छा करना है तो खेल वाला एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। अगर बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टरी वाला एनवायरनमेंट थोड़ा ना कहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें शैक्षणिक सफलता का जो है निर्धारण करती हैं। उसके साथ साथ एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। अगर हो सकता है कि कल ये इस बार जो है दिसंबर के एग्जाम में थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बदल दे, तो इस तरीके से क्वेश्चन यहां पे सॉल्व होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। आलोचनात्मक प्रश्न का क्या मतलब होता है? तो आलोचनात्मक होता है कि जिसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग वाले जो है क्वेश्चंस होते हैं, क्रिटिकल, जिसमें सोचना पड़े, दिमाग दौड़ाना पड़े, बड़ा दिमाग लगाना पड़े कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करूं, है ना। तो आलोचनात्मक टाइप के वो प्रश्न होते हैं। अब देखते हैं, ये विशेषता नहीं है जिसमें दिमागी दौड़ाना पड़े, तो इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो ऑब्वियसली देखिए, आप अगर आलोचनात्मक टाइप के क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें विश्लेषण की भी जरूरत होती है और एनालिसिस, सब कुछ, इवैल्यूएशन की जरूरत है, सब चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल की भी बढ़ावा मिलता है। तो आपकी सोच क्षमता, ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से आपकी सोच क्षमता बेहतर होती है, आपकी तर्क करने की क्षमता बेहतर होती है, समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा मिलता है। तो ये भी यहाँ पे सही है, पर हमें विशेषता ढूंढनी है जो गलत है। यहाँ पे एक खुला प्रश्न है जिसके कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। तो आलोचनात्मक प्रश्न जो होते हैं, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, उनके केवल एक सॉल्यूशंस नहीं होते, उसके कई सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है, तो तथ्यों पर आधारित है, ये यहाँ पे कह रहा। तो ये चीज़ यहाँ पे गलत होती है। ये तथ्यों के अलावा भी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि केवल फैक्ट्स पे बात होती है, बहुत सारी चीज़ें तथ्यों पर आधारित नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है या सही है? देखिए, विकास के मैंने जो है टॉपिक कराया था विकास एंड जो है वृद्धि और विकास, पहला टॉपिक है हमारा, थ्योरी वीडियो का भी पहला टॉपिक है, और इसके संबंध में जो है हमने क्वेश्चंस भी कराए हैं, वो वीडियो आपको देखना होगा। अगर वो आपने वीडियो देख लिया तो कभी भी विकास के संदर्भ में पूछे जाने वाले कोई क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। और ये देखिए, जो है जुलाई में सीटेट के एग्जाम में भी पूछा गया था कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो विकास जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं जाता, बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने वाला जो है होता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। विशिष्ट के जो विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो विशिष्ट विकास के जो एक पहलू जो होते हैं, विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, चक्रीय रूप में जुड़े होते हैं, सब एक दूसरे से चक्रीय रूप में जुड़े होते हैं। याद रखिएगा, चक्रीय रूप में जुड़े होते हैं। एक चरण दूसरे चरण को सूचना देता है और उसमें निरंतर सुधार करता रहता है। ये स्टेज इसको सूचना देगा और इसमें सुधार करेगा, ये स्टेज इसको देगा, इस तरीके से जो है प्रक्रिया चलती है। किसी कार्य का मूल्यांकन भी इसी प्रकार से किया जाता है। ठीक है, ये एक असतत प्रक्रिया है, असतत नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है। तो चक्रीय जो है यहाँ पे तरीके से होता है, रैखिक नहीं होता। तो ये यहाँ पे गलत है, ये बिल्कुल सही है। तो कहा जाता है विकास एक सतत प्रक्रिया है और एक चक्रीय तरीके से होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सतत मतलब आगे चलती जाती है, रुकती नहीं है, विकास कहीं रुकेगा नहीं, और चक्रीय रूप में होता है क्योंकि इसका उद्देश्य होता है, किसी कार्य का कोई उद्देश्य होता है, फिर उसकी समीक्षा होती है, मूल्यांकन होता है, परिशोधन होता है। तो मतलब हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है, एक दूसरे से जुड़ी है और उसमें निरंतर सुधार के लिए जो है मोटिवेट भी करती है। ठीक है, इसी रूप में जो है सुधार के रूप में ही हर कार्य का जो है मूल्यांकन होता है। तो विकास एक चक्रीय तरीके से होता है, सतत प्रक्रिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, रैखिक है, स्पाइरल, इसको या तो रैखिक नहीं है और स्पाइरल ये भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, स्पाइरल नहीं है, विकास स्पाइरल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभिकथन ए है कि शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करते रहनी चाहिए। तो टीचर को जब बच्चे को पढ़ा रहे हों तो अपना दृष्टिकोण भी देखना चाहिए कि वो क्या पढ़ा रहे हैं और उनके अंदर क्या, दृष्टिकोण का मतलब है ओन एटीट्यूड, तो उनका एटीट्यूड कैसा है इस चीज को देखना है। तो ओन एटीट्यूड और पूर्वाग्रह का मतलब है बायस तो नहीं है, काम करते समय, वर्क देते समय, पढ़ाते समय वो कहीं बायस तो नहीं है, लड़का और लड़की में भेद तो नहीं करता, अमीर और गरीब में भेद तो नहीं करता, गोरे और जो है रंग भेद तो नहीं करता, इस तरीके से जो है चीज़ें होती हैं। तो पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए,
इसका कारण क्या है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया में कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। तो यहाँ पे देखिए 18वें का जो आंसर होगा वह है दोनों, यहाँ पे सही, दोनों सही है। 18वें का जो है पूर्वाग्रह की जांच करनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे दोनों, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है नहीं है, नहीं है, दोनों सही है। देखिए याद रखिएगा दोनों सही है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्रगतिशील कक्षा में, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। तो एक प्रगतिशील क्लासरूम है, वहाँ पे टीचर की भूमिका को देखना है कि दर्शाना है कि क्या है। तो एक टीचर जो है निर्धारित पाठ्यक्रम को जैसा का तैसा है वैसा लागू कर देता है, तो ये एक टीचर की भूमिका नहीं होती है। टीचर जो होता है बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देता है। मतलब जो है एक वर्क दिया और वर्क देने के बाद जो है उनको हाल पे, उनको आ रहा है नहीं आ रहा है, चुपचाप मस्त कुर्सी में पैर रख के और सो गए, जैसे सरकारी स्कूल के मास्टर करते हैं। कई बार आपने ऐसी जो है फोटोज़ और वीडियोस देखा होगा कि सरकारी स्कूल के टीचर सो रहे हैं, महिलाएं जो हैं स्वेटर बिन रही हैं या मटर छील रही हैं, इस तरीके की, तो उनके हाल पे छोड़ देते हैं। ये भी यहाँ पे कार्य नहीं होगा। शिक्षक जो है ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होता है, तो टीचर ही ज्ञान का केवल स्रोत नहीं है, ज्ञान के अलावा उसके आसपास क्या घटित हो रहा है वो भी उसके ज्ञान का स्रोत है, उसके माता पिता भी उसके ज्ञान का स्रोत है, उसके परिवार के सभी सदस्य ज्ञान के स्रोत, तो आसपास सब कुछ जो है उसके ज्ञान का स्रोत है। जहां से वो ज्ञान अर्जित करना चाहे वहां से ज्ञान अर्जित कर सकता है। तो ये भी यहाँ पे पॉइंट नहीं है। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता है, शिक्षक का काम होता है कि वो एक हेल्प के तौर पे कार्य करता है, ठीक है। तो हेल्प करता है, बच्चों के अंदर जो है नई सूचनाओं को, मतलब नई सूचनाएं देता है चीज़ें जो पढ़ाते समय, है ना। उसका काम होता है कि वो फोकस रह करके पढ़ाए, बच्चों को नई सूचना नई तरीकों से पढ़ाए, चित्रों के माध्यम से पढ़ाए, अपने एक्शंस के माध्यम से पढ़ाए। टीचर का काम होता है बच्चे के अंदर संपूर्ण विकास करना, उसका शारीरिक विकास करना, उसके मानसिक विकास करना, उनके भावनात्मक विकास करना। बच्चे के अंदर ये खूबियां पहचानने की कोशिश करनी चाहिए टीचर को कि बच्चे में क्या क्वालिटीज़ हैं, ये सभी उसका मूल उद्देश्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन है, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाता है। तो देखिए अगर जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसका मतलब है कि वो रूढ़िवादिता वाला क्वेश्चन होगा, ये याद रखिएगा। रूढ़िवादिता का मतलब होता है जेंडर स्टीरियोटाइप जिसे कहते हैं, इस चीज को याद कर लीजिएगा, जेंडर स्टीरियोटाइप। तो ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, स्टीरियोटाइप। और ये स्टीरियोटाइप क्या होता है, तो जेंडर जो लड़का और लड़की में भेद करे, रूढ़िवादिता। और रूढ़ि मतलब पुरानी धारणाओं पे चलता हो कि नहीं नहीं हम जो है बृहस्पतिवार को ये नहीं खाते, मंगलवार को नहीं खाते, है ना। मतलब जेंडर में लड़का लड़की की बात हो रही है। और रूढ़िवादिता का मतलब हर चीज़ हो गई, हम ये नहीं करते, हम बृहस्पतिवार को बाल नहीं कटाते, हम ये इस दिन खाना नहीं खाते, हम इस दिन ये नहीं करते, हम यहाँ उत्तर की तरफ चलते हैं, हम उत्तर की तरफ पैर रख के सोते हैं, हम दक्षिण की तरफ ये करके सोएंगे, हम पहले चलने से पहले हम एक बार उछल मारेंगे, कूद मारेंगे बंदर की तरह। इस तरीके की जो हरकतें होती हैं ये रूढ़िवादिता वाली बातें होती हैं। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है, जिसमें लड़का और लड़की में भेद करना है कि लड़का क्या कर सकता है, लड़की कह सकती है। लड़का खाना नहीं बनाएगा, लड़की कार नहीं चलाएगी क्योंकि लड़कियों का काम नहीं है। लड़के डांस नहीं कर सकते, ये लड़कियों का काम है। और लड़कियाँ क्रिकेट नहीं खेल सकती क्योंकि लड़के खेलेंगे। तो इस तरीके की जो सोच होती है ये जेंडर रूढ़िवादिता के को संकेत देती है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हर पेपर में मिलेगा, हिंदी पेडागोजी में मिल सकता है, ईवीएस में मिल सकता है, मैथ में मिल जाए, कहीं भी मिल सकता है, ठीक है। एक समावेशी कक्षा में क्या होता है, मैंने आपको बार बार कहा है, मैं फिर से कहता हूं कि समावेशी कक्षा से संबंध में एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, 101% मिलेगा। समावेशी कक्षा का मतलब ही होता है कि इंक्लूसिव क्लासरूम, और इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब होता है कि एक ऐसी क्लासरूम जहां पे सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, जहाँ पे सब बच्चे हों,
सब लोग जो है पढ़ते हों, वहाँ पे सामान्य बच्चे पढ़ते हों, विशिष्ट बच्चे पढ़ते हों, प्रतिभाशाली बच्चे पढ़ते हों, जिनके जो है विशिष्ट योग्यताएं हैं वो भी पढ़ते हों, जिनको जो है श्रवण देखने में भी दुविधा है, आंख से साफ दिखता ना हो, कान से सुनाई ना देता हो, शारीरिक दुर्बलता हो, शारीरिक कोई कमी हो, सब प्रकार के बच्चे वहाँ पढ़ते हों। तो ऐसा क्लासरूम, ऐसा स्कूल होता है। तो स्कूल को समावेशी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, स्कूल में समावेशी क्लासरूम होना ज़रूरी है, इस तरीके के बच्चों का होना चाहिए, अमीर गरीब सब कुछ यहाँ ऐड कर लीजिए। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। विशेष बच्चों की ज़रूरत को ध्यान में रख करके देखा जाता है, तो मैंने आपको बताया ना, यहाँ विशेष की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सभी की बात हो रही है। सभी बच्चे समान पाठ चर्चा का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि समावेशी में अमीर गरीब है ना, और विशिष्ट बालक भी पढ़ते हैं, सामान्य बालक भी पढ़ते हैं। विशिष्ट बालक वो होते हैं जो श्रवण बाधित होते हैं, जिनको आंखों से सही से सुनाई नहीं देता, आंखों से सॉरी दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए एक ही पाठ्य चर्चा का पालन नहीं करते, उनके शिक्षा शास्त्र अलग अलग तरीकों का जो है यूज़ करना चाहिए। विशेष बच्चा हमेशा अपने पाठ्यक्रम पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियाँ तक पहुँच है और ये कक्षा में क्रिया में शामिल है, मतलब कक्षा में एक्टिव रूप से कार्य कर रहे हैं, और जो भी कक्षा में गतिविधियां हो रही हैं सारे बच्चे उस गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, और जो भी कक्षा में क्रियाएं हो रही हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही है, उसमें वो सभी शामिल हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, समावेशी क्लासरूम में, क्योंकि सब बच्चे हैं इसलिए उसको ध्यान में रखें। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को डिकोड समझना होगा कि एक वर्ड का मतलब क्या है, उसका मतलब जब तक नहीं पता होगा तब तक आप आंसर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ऑप्शंस जो है कंफ्यूज करेंगे आपको, ठीक है। 22वां क्वेश्चन देखिए, जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता जो है रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब तक वो एक और कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये अलग नस्ल का है, तब उसे जो है और उसे भी वो कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक, तीसरा क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ये किस अवधारणा को प्रस्तुत करता है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा के अनुसार जो है ये प्रस्तुत करता है। 22वें का आंसर है यहाँ पे समायोजन, ऑप्शन बी होगा, एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एसिमिलेशन कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद के दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। तो कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरना और डूबने की अवधारणाओं के बारे में सिखाना है, तो हमें जो है कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो अपनाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं निर्देशित खोज, ऑप्शन यहाँ पे बी, जिसे कहेंगे अगर हम इंग्लिश में बात करें तो गाइडेड जो है, गाइडेड डिस्कवरी, खोज को कहेंगे डिस्कवरी। तो ये गाइडेड डिस्कवरी कि जहाँ पे एक जो है गाइड करते हुए जो है किसी खोज में जो है इन्वॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। मैंने आपसे कहा था कि आलोचनात्मक, देखिए एक पिछला अभी क्वेश्चन कराया है मैंने, तुरंत अभी 4-5 पहले क्वेश्चन होगा। तो आलोचनात्मक जो है वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, जहाँ पे बच्चा जो है बड़ा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे प्राथमिक उद्देश्य क्या है, अगर टीचर कोई इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, अब मैंने छोटा बच्चे से पूछा कि ए फॉर, तो उसने कहा एप्पल। अब मैंने कहा बेटा ए फॉर एप्पल होता है, उसके अलावा ए फॉर क्या होता है आप मुझे बताइए। तो एक सोचो बेटा, अब LKG हो या UKG का बच्चा हो, ऐसा नहीं कि उसने पढ़ नहीं रखा है, UKG का बच्चे ने जरूर पढ़ रखा हो, तो वो बोलेगा ए फॉर सर, ए फॉर एंट भी होता है, आंट भी होता है। फिर बेटा और क्या होता है, तो ए फॉर एरोप्लेन भी होता है, ए फॉर जो होता है एरो भी होता है सर। तो ये सारी चीज़ें वो बताएगा ना। तो ये होता है आलोचना, क्रिटिकल थिंकिंग टाइप के क्वेश्चंस। इसका मूल उद्देश्य होता है उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना, ये इसका मूल उद्देश्य होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए है। बाकी जानकारी को रटना, याद करना और प्रक्रियात्मक ज्ञान को सक्षम बनाना और समझ कौशल का आकलन करने के लिए, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है बच्चे के अंदर समाधान कौशल को, समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना, उच्च स्तरीय सोच को बढ़ावा देना, उसकी तार्किक क्षमता का विकास करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकथन जो है ए है, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञानात्मक सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। संवेग का मतलब होता है, संवेग का क्या मतलब होता है, संवेग का मतलब होता है यहाँ पे
इमोशंस, बच्चों को इमोशंस का संवेग, इमोशंस का सहारा देना चाहिए, उसको थोड़ा सा प्यार करें, दुलार दिखाएं, है ना, उसको डांटे धमकाएं नहीं, जहाँ पे डांट की ज़रूरत वहाँ डांट दिखाएं, जहाँ पे आंख दिखाने की ज़रूरत वहाँ आंख दिखाएं, जहाँ प्यार करने की ज़रूरत है वहाँ प्यार दिखाएं। तो ये चीज़ होता है, इससे बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास अच्छा होता है ना। वो खुशी खुशी क्लासरूम में आता है, खुशी खुशी आपसे इन्वॉल्व करता है, आपके साथ जो है पढ़ाई करेगा, इस तरीके से होता है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है, एक दूसरे से ये जटिल रूप से संबंधित है। तो ये देखिए, संवेग और संज्ञान जो होता है, जिसे कहते हैं संवेग का मतलब होता है इमोशंस, और कॉग्निटिव जो है संज्ञान होता है, तो ये एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। ये दोनों ही यहाँ पे सही है और व्याख्या भी कर रही है। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक जो है मूल्यांकन का समर्थन करेगा? तो निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के संबंध में क्वेश्चन 101% आएगा, और ये क्वेश्चन जो है हिंदी पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, है ना, सभी में पूछा जा सकता है। तो ये व्यापक टाइप का जो मूल्यांकन है, निरंतर मूल्यांकन है या सतत मूल्यांकन है, इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो इसका जो आंसर होगा वो है वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। जहां पे ये पोर्टफोलियो शब्द लिख के आ जाए क्वेश्चन में, किसी में भी, हिंदी में किसी में भी, और व्यापक मूल्यांकन शब्द आ जाए, बस केवल आंसर तुरंत आपको समझना है। अगर 2 पोर्टफोलियो है तो फिर देखना है कि क्या चीज़ है, तो वृद्धि और अधिगम का पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, आपने अक्सर जो है, मतलब पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर देना है, जहां पे बच्चे के सब कुछ वहां मिलेगा। उस रिपोर्ट कार्ड में बच्चे का शारीरिक गुणों के बारे में भी बातें होंगी, है ना, उस बच्चे के मानसिक ग्रोथ के बारे में बात होगी, उसकी जो शैक्षणिक योग्यताएं होंगी और जो उसके अंदर जो कमियां होंगी उसकी भी बारे में बात होगी। तो आपने अक्सर जो है फिल्म इंडस्ट्री में देखा होगा, मेरा यार एक पोर्टफोलियो तैयार कर देना। पोर्टफोलियो का मतलब है कि मेरा ना कुछ फोटो का जो है एक एल्बम तैयार कर देना, जिसमें मैं किसी इस हीरो में फोटो खिंचवाऊँ, जो किसी इस हीरो में फोटो खिंचवाऊँ, किसी इस ड्रेस में फोटो खिंचवाऊँ, जैसे राजा बाबू वाले में जो गोविंदा करता है, कभी डॉक्टर बन के फोटो खिंचाता है, कभी पुलिस वाला बन के फोटो खिंचाता है। तो वही होता है पोर्टफोलियो तैयार करना, मतलब उसके कई इन्फॉर्मेशन जो है बच्चे की इकट्ठा करना, ताकि उससे मूल्यांकन हो सके। अगर इस दो जो है इन मतलब इस मान लो पढ़ाई में कमज़ोर है और इस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, खेल में जो है मान लो खेल में फील्डिंग में कमज़ोर है, तो उसमें संशोधन किया जा सके, उसको सुधारा जा सके, ये इसका मूल उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चे के संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? तो यहां पे जो आंसर है वो 27वें का सी है, क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित जो है, ये इसका उत्तरोत्तर विकास के अनुसार जो है संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होता है, यही क्रम है। ठीक है, ऑप्शन यहां पे सी है। आमतौर पे सीखने की अक्षमता कठिनाई वाले बच्चों में, मैंने आपसे कहा था कि सीखने की अक्षमता विकार, सीखने का विकार से संबंध में डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रेक्सिया और क्या हो सकता है, अफेजिया, ये सब टाइप के क्वेश्चंस आपसे हमेशा पूछेंगे। और ये दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो बच्चों में क्या होता है, तो बच्चे एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर के भ्रम होते हैं। तो सीखने की बात हो रही है, तो सीखने का मतलब है पठन विकार है, तो ये अक्षर जो है जिसे कहेंगे डिसलेक्सिया कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे कहेंगे डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, माफ़ कीजिएगा, एक से याद करनी चाहिए, डिसलेक्सिया कहा जाता है ना, डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया में बच्चे के अंदर जो है, नहीं पठन विकार नहीं है, डिस्ग्राफिया है, माफ़ करना। सीखने की क्षमता संबंधी जो है में बच्चों में जो है एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को जो है लेकर के भ्रम होती है, तो इसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। वो सा को जो है मान लो सा को वाज लिख देगा, है ना, डी को जो है कभी कभी वो ऐसे लिख देता है, स्मॉल डी को बी लिख देंगे, इन सब एम को जो है डब्ल्यू को एम लिख देंगे। बच्चे इन चीज़ों में जो है कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस बच्चे को जो है डिस्ग्राफिया नाम की जो है, डिस्ग्राफिया विकार इसे कहते हैं। ठीक है, डिस्कैल्कुलिया में जो होता है क्या होता है, डिस्कैल्कुलिया में बच्चे में गणना संबंधी विकार होता है। और डिसलेक्सिया में क्या होता है, डिसलेक्सिया में पठन विकार होता है, पढ़ने में उसे कठिनाई होती है चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें समझ गए। चलिए आगे, 29वां क्वेश्चन है, बच्चों की लंबाई और वजन के वृद्धि में जो है किसका उदाहरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, कम से कम 5-6 बार ये क्वेश्चन आ चुका है सीटेट के एग्जाम में अब तक, या उससे ज़्यादा ही बार आया होगा ये एग्जाम। और मैंने वृद्धि और विकास जब टॉपिक कराया था तो मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन करा दिया था। तो देखिए, वृद्धि जो शरीर में जो बच्चों की जो लंबाई होती है, वजन में जो वृद्धि होती है, ये संज्ञानात्मक परिवर्तन का नहीं होता है, ये मात्रात्मक रूप से नहीं होता, भावनात्मक रूप से नहीं होता। तो ऑप्शन का यहाँ पे गुणात्मक परिवर्तन का उदाहरण है, क्वालिटेटिव जो है चेंजेस का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक बच्चे जो है जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर जो है मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है। एक बच्चा जो है बड़ा गरीब होगा तो समाज में उसकी कोई जो है पूछ नहीं है, मतलब पूछ का मतलब है समाज में उसका कोई पूछता नहीं है ना, सामाजिक में कोई उससे बात नहीं करता, तो उसको बड़ा जो है अकेलापन का अभाव है। वो हमेशा अकेले में रहा है, अकेला खेलता है ना, कोई उससे सही से बात नहीं करता, दुत्कारते हैं, गाली गलौज भी करते होंगे। तो इस तरीके को उसने फेस किया है। आमतौर पे उसके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है। पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। ये अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है डैश डैश कहलाता है। तो यहाँ पे जो 30 का आंसर है वो है संवेदनशील अवधि कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सेंसिटिव पीरियड कहा जाएगा। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। देखिए ये क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में, ये क्वेश्चन आए थे जुलाई के 7 जुलाई को आपका एग्जाम हुआ था जो कि 2024 को। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और सबसे सिंपल पेपर था, सबसे सिंपल। और बस ऐसा ही पेपर आएगा जो मैंने आपको बताए हैं बातें कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो आप ज़रूर मेरा पेपर आप सॉल्व करिएगा। मैं आपसे कहूँगा कि 30 से 35 मिनट का वीडियो होता है, मैक्सिमम नहीं होता है, इससे ज़्यादा खींचेगा नहीं। और 30-35 मिनट देख करके आप जो है सीटेट में 120 से अधिक जो है नंबर जो है हासिल कर सकते हैं। तो आज का जो है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो इसका नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करते जाइए क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। हम आपके लिए कल भी एक नया वीडियो लेके आएंगे, नया टॉपिक ढूंढ के लाएंगे कि क्या बेहतर हो सकता है आपके लिए। इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा टॉपिक कवर करा देंगे, पूरा CDP पूरा सीटेट कवर करा देंगे, ठीक है। वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद मेरे भाई।